हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1856 सेंचुरी के बीच की हिस्ट्री, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे खिलजी और तुगलक के टाइम पे प्रशासन, सैन्य और आर्थिक सुधारों के बारे में विद फुल डिटेल। बेसिकली हम इसमें बात करेंगे किस प्रकार प्रशासन व्यवस्था चल रही थी उस टाइम पे और किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी। खासकर खिलजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे खिलजी की बाजार नीति व्यवस्था के बारे में डिस्कस कीजिए, उसकी खामी, खूबी, गुणवत्ता, उसकी नीति को निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार आएगी, तो आप बता दीजिएगा किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, बेसिकली कौन से टॉपिक पर, सो दैट हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास का, खासकर दिल्ली सल्तनत का एक वो शासक था, एक वो महान शासक जिसने शासन के क्षेत्र में कई सारे सुधार करे। और इसने ना सुधार किया बल्कि नवीनीकरण किया, ठीक है, नई नई चीज़ों को इन्वेंट किया, इनोवेशन किया। और उसने लगभग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली भारतीय इतिहास में 20 वर्ष तक शासनकाल किया। और इस दौरान उसे कई सारी अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई। राजनीतिक आदर्श, सिद्धांत, मौलिक सुधार का कई सारे सिद्धांत सिद्ध कर दिया था उसने कि राजगद्दी पर केवल वो नहीं बैठ सकता जिसने नौबत खुदाई, जिलेलाई की धारणा को या उपाधि को धारण किया, बल्कि वो भी बैठ सकता है जो महान प्रभावशाली उलमाओं को, जैसे मौलाना मुगरेश जैसे उलमाओं को दरकिनार करने की शक्ति, साहस रखता है। यही कई सारे इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार जैसे अमीर खुसरो बरनी ने कई अपने अपने शब्दों में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया है। जैसे अमीर खुसरो कहते हैं कि उसके युग में वह विजेता शासक के गुणों को सर्वोत्कृष्ट था, ना केवल उसे ना तो कलम ना जीवा उसके निर्माणात्मक कार्य का वर्णन कर सकती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसको क्रियान्वयन करने का बहुत सारे रीज़न थे, जैसे सैन्य व्यवस्था, अमीरों पे नियंत्रण करना, ठीक है, जनता के हितों, उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर युद्धों से, ठीक है, बाजार व्यवस्था लेकर राशन कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके चलते बाजार नीति बनाई गई थी, ठीक है। इसी में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला तो ये था कि उसकी बाजार नीति को क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सैन्य सुविधाओं के लिए सुल्तान ने बाजार नीति का निर्माण किया। उसके कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसको था कि लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, तो ऐसे में अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा बनाए रखने, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशाल और प्रभावशाली कुशल सैन्य को रखना आवश्यक था। और जब हम इतनी बड़ी सेना रख रहे हैं तो उसकी रख रखाव सुविधाओं को ध्यान में भी रखना पड़ता है, ठीक है। बर्नी ने बताया कि यदि उस बड़ी सेना का साधारण वेतन भी दिया जाए उस टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, तो उसका राजकोष लगभग 5-6 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। यानी उसके राजकोष में जितना भी राजस्व इकट्ठा हुआ है वो सेना पर ही खर्च हो जाएगा, तो नगर पर, प्रशासन व्यवस्था पर तो कुछ लगा ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से सुधार होगा नहीं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यय को कम किया, यानी कि जितने भी उनको इनकम मिलता था, उनको सैलरीज मिलती थी, वो कम कर दिए और सैनिकों के वेतन में भी कमी की। परंतु उसके सैनिकों को सुविधाजनक वो रह सके, क्योंकि पैसा कम कर दिया, सैलरी कम कर दी और मार्केट में सामान महंगी मिल रही है, तो सैनिकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो सुविधा से रह नहीं पाएंगे। इस वजह से सैनिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया गया कि बाज़ार में जितने भी वस्तुएं मिलती है उन सब के एक निश्चित राशि तय कर दी, दर तय कर दिया, ठीक है, और उनके मूल्य को भी गिरा दिया, कम कर दिया, जिससे वो कम दाम पे ही सुविधा से सैनिक उसके आराम से रह सके। इसके बाद आता है अमीरों के विरुद्ध कार्रवाई। अब बेसिकली पहले क्या होता था कि अमीर लोग जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, जो मार्केट में जा रहे हैं, अपनी मार्केट लगा रहे हैं और फिर मार्केट में से सामान करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स ढंग से पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में उनसे उनका धन छीन कर, ठीक है, एक अच्छे प्रकार से जीवन निर्वाह करवाना था। अलाउद्दीन चाहता था, सुल्तान ये चाहता था कि लोग कम धन में ही सही लेकिन एक अच्छा जीवन जी सके, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त कर सके, कम दाम में उन्हें सारी वस्तुएं, सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए। अतः बाजार नियंत्रण इस चीज़ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि लोग एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में वस्तु प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसके अलावा युद्ध से निपटने के लिए भी
बाजार नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। बेसिकली क्यों? क्योंकि युद्ध जब किया जाता है तो सुल्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा धन लगता है सैनिकों के खर्चे पर, ठीक है, युद्ध में विभिन्न हथियारों पर, ठीक है, तोप वगैरह उन पे खर्च होता है, जिससे सुल्तान का क्या था कि हम अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमें ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना कि कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। और इसके अलावा भी युद्ध अगर होती थी तो युद्ध के दौरान जब भी विजय प्राप्त होती थी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धन, अपार धन जो था लूटा जाता था। सुल्तान ने भी यही किया, बहुत सारा धन लूटा। अब ज़्यादा धन होने में जैसे क्या था, लोगों को तो यही लगेगा हम पे बहुत पैसे हैं तो उड़ाओ भाई जितना, जिसकी जैसे क्या होता है जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। ऐसे में लोगों को इस स्थिति से बचाने के लिए क्या किया सुल्तान ने? बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपनाई, ठीक है। जनहित की भावना से प्रेरित होकर भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति या बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को अपनाया, कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि सुल्तान चाहता था कि जनताओं की भावना जो है, खासकर उनको बाजार में जो वस्तु मिल रही है वो अच्छी कीमत पे मिले, कोई भी उनके साथ हेरा फेरी ना हो, कोई भी वस्तु ऐसे ना मिले कि उनको कम दाम पे ज़्यादा दाम पे मिल रही है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है या कुछ भी, ठीक है। उन्हें इस छोटी सी वस्तु के लिए भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा तो उससे भी बचा, ठीक है। इसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपनाई। वस्तुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकना था, ना कि उसके सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना, ठीक है। इस नीति ने लागू होने वाले विषय इतिहासकारों में विवाद किया, किंतु स्पष्ट है कि सुल्तान ने शाही लोगों और जनहितों की भावना दोनों को ध्यान में रखते हुए जो होता बाजार नीति व्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रित किया था जिसमें सबका फ़ायदा हो, सबको लाभ मिले। और उनकी पहली बार जो था उन्होंने ही सुल्तान के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे पहली बार राशन प्रणाली भी शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत क्या था, मुख्य उद्देश्य ये था कि अकाल की स्थिति में भी उत्पन्न जब होते, जब अन्न का अभाव हो तो राशन प्रणाली जारी की जाती जिसमें लोगों को कम दाम पर ही राशन उपलब्ध करवाया जाता था। इसके अलावा इसमें इसी व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली के हर एक मोहल्ले में छोटी छोटी एक दो गोदाम होती थी जहां दुकानदार कम दामों पर अनाज दिया करते थे, जैसे आज के टाइम पर राशन बांटा जाता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से। इसके अलावा साथ ही यातायात के संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाजों को, वस्तुओं के लिए जो था बंजारों की व्यवस्था भी की हुई थी। अब इन बंजारों को जो था मार्केट में अपनी सेवा प्रदान करने से पहले क्या करना, ही कार्यालय में जाकर इन्हें अपना नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता, पंजीकरण करवाना पड़ता था, उसके बाद ही ये अपनी सेवा मार्केट में यानी मंडी में दे सकते थे। इसके साथ ही इन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार यानी सम्राट द्वारा को पैसे भी दिए जाते थे, ठीक है। व्यापारियों के माल सुरक्षित रूप से मंडी और गोदाम तक आ जा सके, इसके लिए शासक ने क्या किया था कि काफिले के साथ फौज को भी तैनात किया था। काफिला कौन सा? जिसमें सामान वस्तुओं को, अनाज भंडारण को ले जाया जा रहा है, ठीक है। अनाज भंडारण को गोदाम में बनना, इसके अलावा भंडारण करने के लिए गोदामें भी बनाई गई थी जहां उन्हें भंडारी थी, जो व्यापारी शान मंडी के तहत अधीन ही रहता था। अब मंडी व्यवस्था जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था के अंतर्गत, वो अलग अलग थी, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग मंडी। ये नहीं कि आज हमारे यहाँ पे जिस टाइप से मंडियाँ लगती है वो वाली मंडी नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई मंडियाँ हैं जो कपड़ों के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, फूल के लिए फेमस है। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी अलग अलग वस्तुओं की, जो प्रमुख वस्तुएं होती हैं उनके लिए अलग अलग मंडी लगवाई थी, जैसे कपड़ा हो गए, पशु दास मंडी हो गई, ठीक है। इसके अलावा राशन मंडी, ठीक है। प्रत्येक मंडी का एक अध्यक्ष होता था जो पूरी मंडी में ध्यान रखता था कि उसके अधीन जो मंडी लगाई जा रही है या जितना भी कार्य किया जा रहा है वो निष्पक्ष रूप से और सही प्रकार से चले, जो शासक के आदेशों का पालन किया जाए, ठीक है। इसके अलावा बाटों की जांच की जाती थी कि बाट सही है कि नहीं है। अधिक मुनाफा जो प्राप्त करने वाले जितने भी अधिक विक्रेता होते थे, व्यापारी होते थे, उनके खिलाफ दंड का प्रावधान भी था। कहा जाता है कि एक व्यवसायिक ने जो था सुल्तान के बताए गए जितना भी दाम था, जितना उन्होंने तय किया गया था, उससे दुगना बेचने की कोशिश की तो उसे सज़ा भी दिया गया, कोड़े मारे गए जितना उसने भाव बढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा रतन, रजाई इत्यादि के भी अलग अलग थे।
उन व्यापारियों को इसके अलावा खरीदने के लिए आगामी गोदामों भी और अनाज उपलब्ध करवाए थे, जहां से आप बेसिकली सामान खरीद कर मार्केट में लाकर बेच सकते हो। इसके अतिरिक्त वस्त्र और पशु व्यापारी, ठीक है, दासों के लिए भी मार्केट हुआ करती थी, जहां पर उनको उनकी गुणवत्ता और उनकी कुशलता के हिसाब से मार्केट में रखा जाता था। ठीक है, इस मंडी के अंतर्गत जितनी भी शाही सूची भी जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को कौन सी वस्तु कितने दाम पे मिलेगी ये सब तय होता था, और उसके हिसाब से ही जितने व्यापारी है सामान बेचते थे। अगर कोई भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करता था तो उसके खिलाफ प्रावधान तो था ही दंड का, तो वो मिलता था। सुल्तान ने इसी मार्केट के अंदर जो थे शान मंडी के अलावा कई सारे अधिकारी और भी थे, जैसे मलिक काफूर जो शान मंडी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। उसकी सहायता के लिए जो थे पैदल सैनिक और घुड़सवार भी हुआ करते थे, जो मंडी में ये देखते थे मंडी के अंदर सब चीज़ें सही प्रकार से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करता था। बेसिकली कई सारे अध्यक्ष भी होते थे। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता था, ये नियुक्त करते थे कि मंडी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है सही ठीक प्रकार से चल रही है नहीं चल रही है, शांति व्यवस्था सुरक्षा ये सब ध्यान रखना है इनका कार्य होता है। ठीक है, इस सैनिक प्रमुख गतिशीलता देखना। इसके अलावा दोषी पाए जाने वाले जितने व्यापारी होते थे उनके खिलाफ कठोर रवैया अपनाया जाता था, व्यवस्था थी। एक अन्य अधिकारी भी थे रीवा या मंडी, जो गुणवत्ता नियंत्रक होते थे, जो देखते थे मार्केट में जितनी वस्तु आ रही है वो ठीक प्रकार की है नहीं, कि उसकी कुशलता अच्छी है कि नहीं है, जो बच जाने वाली वस्तुओं की उत्तमता की जाँच करते थे। एवं वस्त्र का बाजार जो था सबसे महंगा बाजारों में से एक बाजार माना जाता था, जो बेसिकली सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे खुलता था, और ये जो होता है बदियूं दरवाजे के अंदर सराय दल उधर लगाई जाती है। ठीक है, और इसमें उत्तम ये बहुत महंगा, बेसिकली जो वस्त्र बाजार होता था वो सबसे महंगा बाजार माना जाता है, जिसमें एक उत्तम किस्म की चादर जो है 10 जितल और उत्तम किस्म का 20 गज जो कपड़ा था 1 टाका का आता था, जबकि एक रजाई जो सिर्फ 2 टाके टंग की बनती थी। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कि सुल्तान द्वारा ये नीति जो अपनाई गई, जिसको काफ़ी हद तक सफल भी रही। राज्य के प्रत्येक क्षेत्रों में इसने अलग अलग क्षेत्रों में जो था इसका स्वागत भी किया गया, इसको मतलब अपनाया भी गया, सुल्तान की प्रशंसा भी की गई कि सुल्तान ने बेसिकली प्रशासन व्यवस्था को इतना अच्छे तरीके से बनाया है, और सैनिकों को जनताओं को ध्यान में रखते हुए कितनी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस बना रखा है, डिसिप्लिन कर रखा है। तो इस चीज़ का तो इसके पीछे कई सारे कारण थे सफल होने के, जैसे सुल्तान की व्यवहारिकता, उनका बिहेवियर। ठीक है, वो जैसा चाहते थे उन्होंने उसी हिसाब से अपने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की, जो अपने कार्य को लेकर सुल्तान के प्रति निष्ठावान है। दंड का प्रावधान। ठीक है, गुप्तचरों की व्यवस्था, जो चुपके जासूसी करके बताते थे कि हाँ भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, वो जासूसी बेसिकली सूचना जो थी गुप्त सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे, जिससे सुल्तान को बाजार की, मार्केट की यानी मंडी की बहुत हर एक जानकारी प्राप्त होती थी। व्यापारियों द्वारा दी गई सुविधा बाजार नीति का परिणाम, यह नीति सुल्तान की मौलिकता और बौद्धिक शक्ति को प्रचलित। ठीक है, इस नीति की कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही परिलक्षित हुई। जैसे गुण की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने कम वेतन पर एक विशाल और स्थायी सेना को रखने में सफल रहे। ठीक है, और इस सेना की सहायता से वो आंतरिक विद्रोह को तो रोकने में सफल रहे, लेकिन साथ ही अपने साम्राज्य की सुरक्षा को भी बनाया, और जो मंगोली आक्रमण से उससे अपने राज्य की सुरक्षा को बाहरी रूप से भी सुरक्षित किया, और राज्य का विस्तार अभियान सफलतापूर्वक चलाया। ठीक है, धन के अभाव में भी जनता को आर्थिक स्थिति जो थी दयनीय नहीं हुई, और सामंतों के विशेष अधिकारों को समाप्त करके पूर्ण रूप से नियंत्रण करने में सफल हुए। कठोर दंड के भय से क्या हुआ, व्यापारियों में एक आदर्श गुण उत्पन्न हुआ कि हमें दंड नहीं लेना, हम जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा शाही अन्न भंडारों की व्यवस्था भी से अकाल की स्थिति का सामना भी किया जाता है, जिससे राशन प्रणाली के तहत जो था अकाल स्थिति का भी सामना करने के लिए सम्राट ने लोगों को तैयार कर दिया था। अब दोषों की बात की जाए तो इतने पर्याप्त गुणों के बावजूद भी इसमें कोई सारे नुकसान थे, जैसे कि इन सुधारों का कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि को या जितने भी भूस्वामियों की दशा जो थी दास
ट्रिप जैसी हो गई, जिन पर यह था कि हमें तो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ये। 50% भूमि कर की ऊंची दर ने ना उनकी कमर तोड़ी बल्कि उन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया। करों के भारी बोझ से जिससे जनता दुखी, दरिद्र और दयनीय अवस्था में आ गई। मुसलमानों को अपेक्षा कर जो था अधिक भरने के कारण जो था हिंदुओं की स्थिति अधिक दयनीय हो गई। अपेक्षा जो था मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को भरना पड़ता। कम लाभ और अधिक जोखिम तथा कठोर दंड के कारण व्यापारियों ने व्यापार करना लगभग उनमें रुचि ही नहीं रही। उनको यह था कि यार न लाभ मिल रहा है हमें, ऊपर दंड भी इतना कठोर मिल रहा है, तो हमारे लायक नहीं है। कारीगरों को भी भारी क्षति होने लगी और अपनी वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेचने पड़ा उन्हें, और निश्चित मूल्य पर वस्तु केवल दिल्ली के नागरिकों को ही उपलब्ध होती थी, अन्य नागरिकों को नहीं, बाहर के। इस उपरोक्त जितने भी हमने बात की गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, ये कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, ठीक है, वो काफ़ी हद तक सफल रही, लेकिन कुछ अवगुण भी थे, कमी भी थी, जो सुल्तान को देखने चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी और व्यावहारिक बौद्धिकता का परिचय दिया कि किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चालाकी, अपने दूरदर्शिता के चलते जो था, अपने इंट्यूशन पावर के चलते जो था, कितनी अच्छी शासन व्यवस्था चला है, जो आगे चलकर भी, जब फ्यूचर में भी, और उसकी सैन्य व्यवस्था को भी और आर्थिक स्थिति, अकाल की स्थिति का भी सामना करने के लिए उसकी जनता को तैयार किया। तो के लिए इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अन्य अर्थव्यवस्था उसके बारे में, इसी बारे में प्रशासन को डिस्कस करेंगे और फिर तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।